मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो आपके नाटक और एकांकी का प्रश्न पत्र है, उसमें ध्रुव स्वामिनी नाटक आपके लगाया गया है। और जयशंकर प्रसाद का यह नाटक आधुनिक समस्याओं को लेकर के सबसे चर्चित नाटकों में माना जाता है। तो हम सबसे पहले ये विचार करेंगे कि भारतीय परंपरा में वाङ्मय को दो भागों में बांटा गया है, एक तो काव्य और एक शास्त्र। काव्य के दो भेद किए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, नाटक और एकांकी। और नाटकों की हमारे यहाँ पर एक समृद्ध परंपरा रही है। संस्कृत के नाटक हैं, उसके बाद में आधुनिक काल से पूर्व के भी कुछ नाटक हैं जो कि पद्यानुवाद के तौर पर हैं, लेकिन जो नाटक के जो नाटकीय तत्व हैं वो हमें भारतेंदु युग के नाटकों में मिलते हैं। उसके बाद में द्वैतयुगीन नाटक आते हैं, फिर प्रसाद युगीन नाटक आते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी के ऐतिहासिक नाटककारों में प्रमुख माने जाते हैं। इन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति के गौरवमय प्रसंगों को लेकर के राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत नाटकों की रचना की, और उनका उद्देश्य भी यही था। उन्होंने विशाख नाटक की भूमिका में स्वीकार भी किया कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। अब ध्यान देने की बात यह कि प्रसाद 1930 के आसपास नाटक लिख रहे हैं, और ये वो समय था जब परतंत्र भारत था, स्वाधीनता संग्राम अपने उफान पर था। ऐसे दौर में प्रसाद नाटक के माध्यम से अपने राष्ट्रीय चेतना में अपना योगदान देते हैं, और ऐतिहासिक नाटकों को विषय बना करके या इतिहास के जो गौरव में प्रसंग हैं या चरित्र हैं उनको लेकर के श्रेष्ठ नाटकों की रचना करते हैं। प्रसाद के जो प्रमुख नाटक हैं उनमें सज्जन, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट और ध्रुव स्वामिनी इनके श्रेष्ठ नाटक माने जाते हैं। इनके नाटकों की प्रसिद्धि के कारण इनके नाटकों को प्रसाद स्कूल के नाटक भी कहा जाता है। और प्रसाद इतने बड़े नाटककार हैं अपने ज़माने के कि उनके नाम से पूरे युग को प्रसाद युग कहा जाता है। प्रसाद के नाटकों के वैशिष्ट्य की अगर हम बात करें तो हमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बोध से ओतप्रोत वो रचनाएं या नाटक लिखते हैं, और विशेषकर मौर्य काल, गुप्त काल, बौद्ध काल और मध्यकाल के विषय प्रसंगों को या चरित्रों को लेकर, नायकों को लेकर के अपनी नाट्य रचनाएं लिखते हैं। और साथ ही साथ प्राचीन नाट्य शिल्प जिनमें नांदी, विदूषक, भरतवाक्य, सूत्रधार जैसी जो भारतीय नाट्य परंपरा के जो क्लासिक जो मानदंड हैं उनका भी निर्वहन करते जान पड़ते हैं। और इन नाटकों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम तथा अतीत गौरव को चित्रित करना उनके नाटकों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उनके नाटकों में हमें काव्यात्मक शिल्प मिलता है, पात्रों के अंतर्द्वंद की भावना। उनके कथानकों में एक दोष मिलता है कि कथानक जटिल और बड़े व्यापक हैं। रंगमंचयता की दृष्टि से उनके नाटक दोषपूर्ण माने गए हैं, दुरूह हैं, उनमें दार्शनिक चेतना है।
प्रेम तत्व की प्रधानता हमें प्रसाद के नाटकों में मिलती है। प्रेम और कर्तव्य का अंतर्द्वंद उनके नाटकों में विशेष तौर पर देखने को मिलता है। प्रेम 3 रूपों में हमें देखने को मिलता है, दाम्पत्य प्रेम, विशुद्ध प्रेम और उदात्त प्रेम के तौर पर उनके नाटकों में प्रेम तत्व भी हमें देखने को मिलता है। प्रसाद के नाटकों में आधुनिक संदर्भों की पड़ताल या इतिहास के धरातल पर प्रसाद तत्कालीन समय की समस्याओं को लेकर के, आवश्यकताओं को लेकर के नाटक की रचना करते हैं। उनकी गीत योजना बेजोड़ है। चंद्रगुप्त नाटक में उनका जो प्रसिद्ध गीत है, जो एक स्वाधीनता संग्राम में एक प्रयाण गीत के तौर पर उसका स्मरण किया जाता है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, वीर अमर्त्य पुत्र है बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो। ऐसे नाटकों की रचना, ऐसे गीतों की रचना प्रसाद अपने नाटकों में करते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता कुल किनारा। ऐसे विषयों को, ऐसे गीतों को लेकर के प्रसाद नाटक को रोचक बनाते हैं और एक क्लासिक परंपरा का निर्वहन भी करते जान पड़ते हैं। प्रसाद के नाटकों पर एक आरोप लगता है कि प्रसाद के नाटक पठनीय अधिक हैं और उनमें जो रंगमंचीयता है वो कम देखने को मिलती है। काव्यात्मक शिल्प है, संस्कृत में शब्दावली या पदावली हम उसमें देखने को मिलते हैं। उनके संवाद सुदीर्घ हैं, लंबे हैं और इतने बड़े हैं, कई बार उबाऊ भी हमें लगने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रसाद एक प्रबुद्ध वर्ग के लिए नाटक लिख रहे थे। जनसाधारण प्रसाद के नाटकों को समझने में और उनके प्रेषणीयता को अंगीकृत करने या स्वीकार करने में समर्थ जान पड़ता है। प्रसाद केवल प्रबुद्ध वर्ग के लिए नाटक लिखते हुए जान पड़ते हैं। प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि समन्वित नाट्य शिल्प हमें उनमें देखने को मिलता है। भारतीय नाट्य शिल्प और पाश्चात्य नाट्य शिल्प के तत्वों का प्रसाद मिश्रण करते हुए जान पड़ते हैं। भारतीय नाट्य तत्वों में वो कथा वस्तु को लेते हैं, गीत योजना को लेते हैं, रस योजना को लेते हैं, उदात्त नायक है, विदूषक है, नादी है, सूत्रधार है। और इसके साथ ही पाश्चात्य तत्वों में कार्य व्यापार, अंतर्द्वंद, संघर्ष, उक्ति व चित्र जैसे विषयों को लेकर के नाटकों की रचना करते हैं। प्रसाद के नाटक न तो दुखांत हैं न सुखांत हैं। उनको आलोचकों ने प्रसादांत नाटक कहा है। नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और एक विषाद की छाया पाठक के मन पर रह जाती है, या कहें कि पाठक सोचने पर मजबूर रह जाता है। रंगमंचीयता की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों पर एक बड़ा सवाल उठाया जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनेता की दृष्टि से दोषपूर्ण हैं। एक तो उनके जो कथानक हैं बड़े विस्तृत हैं, विशृंखलित हैं, जटिल हैं। उनके कथानक में जो एक नाटक की एक कसावट होती है वो प्राय कम देखने को मिलती है। दृश्यों की बहुलता है। इतिहास और कल्पना का उन्होंने समावेश तो किया है, लेकिन कल्पना तत्व कई बार इतना हावी है कि नाटकों के संवाद गद्य से की अपेक्षा में कविता जान पड़ने लगते हैं। संवाद भी लंबे लंबे स्वगत हैं और उनके संवाद हैं। दार्शनिकता से बोझिल भी उनकी भाषा और उनका संवाद और शिल्प हैं। संस्कृत गर्भित लाक्षणिक भाषा है जो जनसाधारण के लिए सुलभ नहीं है। अतिशय काव्यात्मकता है और प्रसाद के नाटकों पर एक काल दोष का आरोप भी लगाया जाता है कि उनमें समय के बहुत बड़े अंतराल को प्रसाद नहीं पाट पाते हैं, या कहें कि तत्कालीन समय में रंगमंचीयता की टेक्निक थी जो रंगमंच की उतनी विकसित नहीं हुई होगी। ऐतिहासिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, लेकिन इस सब के बावजूद प्रसाद कहीं न कहीं प्रयोगधर्मी नाटककार के तौर पर उभरते हैं और एक अच्छी शुरुआत करते हैं और हिंदी नाटकों के लिए एक बहुत बड़ा एक
एक आधार भूमि तैयार करते हैं, जिसके बाद में एक हिंदी में एक अच्छे रंगमंची नाटक की एक समृद्ध परंपरा उभर करके हमारे सामने आती है। अब आपके जो पाठ्यक्रम में जो नाटक लगाया गया है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक है। इसके अलावा प्रसाद के स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त भी बड़े चर्चित नाटक माने जाते हैं और उनका अंगिरस वीर रस है और वहाँ उत्साह की भावना, देश प्रेम, राष्ट्रीयता, उदात्त चरित्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये ध्रुव स्वामिनी नाटक अपने किस्म का एक अलग नाटक है। ये सामाजिक सरोकारों को लेकर लिखा गया है और कहीं न कहीं इतिहास के पटल पर स्त्री चेतना को प्रसाद यहाँ मुखर करते हुए जान पड़ते हैं। और यूँ कहें कि प्रसाद ने एक जो स्त्री को लेकर जो भारतीय परंपरा और भारतीय जो मिथक था उसको तोड़ने का काम किया है कि हमारे यहाँ 7 फेरे, 7 जन्मों तक की बात, पति परमेश्वर की अवधारणा, पति सही अयोग्य है या पति में अनेक प्रकार के दोष हैं, उसके बावजूद वो पति परमेश्वर है। इस मिथक को, इस आदर्श को प्रसाद तोड़ते हुए जान पड़ते हैं। इतिहास के एक घटनाक्रम को चुनते हैं। उनका जो ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है, लेकिन इसके बाद भी अधिकांश आलोचकों ने उसे समस्या प्रधान नाटक कहा है, क्योंकि सामाजिक चेतना और स्त्री सरोकारों का वह जीता जागता उदाहरण है। इसमें सांस्कृतिक नाटक होने के साथ साथ यह एक समस्या प्रधान नाटक भी है। ध्रुव स्वामिनी गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी है। उसका पति रामगुप्त एक भीरू, क्लीव एवं अयोग्य पुरुष है, नपुंसक व्यक्ति है। रामगुप्त की कमजोरियों का लाभ उठाकर शकराज ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है। रामगुप्त इतना पतित है, इतना नपुंसक है, इतना सत्तालोलुप है कि अपनी पत्नी को शकराज को भेंट कर देता है और ध्रुव स्वामिनी एवं गुप्त कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त शकराज के डेरे में जाकर उसका वध कर देता है। और इससे हालांकि इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं कि ध्रुव स्वामिनी और जो चंद्रगुप्त है उनके प्रेम प्रसंग पूर्व परिस्थितियों से ही विकसित और पर्यवसित होते हैं। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि ध्रुव स्वामिनी अपने पति का परित्याग करके चंद्रगुप्त से विवाह कर लेती है। 2 बड़ी चीज़ें हैं, एक तो पति का परित्याग और नंबर 2 पुनर्विवाह। एक स्त्री को उस ज़माने में स्त्री को मैरिज करते हुए, पुनर्विवाह करते हुए दिखाया गया है और एक पति किस तरह अपने पति से तलाक भी ले सकती है। ऐसे प्रसंगों को प्रसाद 1930 के 30-32 में ऐसे प्रसंगों को उठाते हैं जो आज भी हमें अकल्पनीय लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2-3 चीज़ें प्रसाद इसमें रखना चाहते हैं, इस नाटक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो क्लीव एवं पतित पति को पत्नी रखने का अधिकार नहीं है। ये जो भारतीय परंपरा है उसके ठीक उसका प्रतिलोम या उसके विपरीत एक सिद्धांत गढ़ते हैं, सिद्धांत को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा, यदि राजा अयोग्य हो तो उसे सिंहासन से च्युत कर देना चाहिए, उतार देना चाहिए। इस तरह से ध्रुव स्वामिनी एक प्रसाद का नारी समस्याओं को लेकर के लिखा गया, विशेषकर विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह जैसे बिंदुओं को लेकर के ये नाटक लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक अपने पूर्ववर्ती अन्य नाटकों से अधिक समृद्ध और रंगमंच की दृष्टि से भी अभिनेत है। इसको रंगमंच पर इसको प्ले किया जा सकता है, इसका अच्छी तरह से इसको एक्ट किया जा सकता है अपेक्षाकृत पूर्व नाटकों के। कुल मिलाकर ध्रुव स्वामिनी नाटक एक पठनीय नाटक है और जब हम इसको आपके जो पाठ्यक्रम में लगाया गया इसको पढ़ेंगे तब इसके पात्र योजना, इसके दृश्य विधान, इसमें कितने इसकी अंक योजना, गीत योजना, इन सब पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।